हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग यूपी मुख्य सेवका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो हम लोग 7 नंबर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिए हैं और आज का जो आपका नंबर है आपका 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी पढ़ाई यहाँ पे अच्छे तरीके से हो सके। इस समय हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा थ्योरी लेक्चर है वो भी यहाँ पे आने वाला है। पहले हम लोग लाइव क्लास ले रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश हम लाइव क्लास बंद कर दिए हैं, लेकिन हम अपनी जो क्लासेस हैं उनको हम ऑफलाइन मोड के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सुबह 9 बजे और रात में 9:45 पे आप इस पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ध्यान रखिएगा, चैनल और ग्रुप 2 है, तो आप दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो पढ़ाई है वो कैसा चल रहा है, और जो टेस्ट का प्रश्न बनता है वो आपके हमारे जो लेक्चर हुआ होता है उसी लेक्चर के द्वारा हम प्रश्नों को वहाँ पे पुट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहले प्रश्न की बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, जेंडर विभेद का मुख्य कारण है। यानी कि आपका जो लिंग का विभेद होता है, यानी कि लड़के लड़कियों में जो विभेद किया जाता है वो किस कारण से किया जाता है। ऑप्शन जो हमारे दिए हुए हैं, पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक विभेद, बच्चे पैदा करना, या फिर आपका व्यक्तित्व विशेष। तो देखिए, एक दो लोगों का एक व्यक्तित्व विशेष हो सकता है, लेकिन समाज में अगर ये चीज़ें ज़्यादा व्याप्त हैं तो उसको हम सामाजिक कारण के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व विशेष नहीं हो सकता है। बच्चे पैदा करना भी जेंडर विभेद का मुख्य कारण नहीं है, और आर्थिक विभेद भी कोई बहुत बड़ा जेंडर का कारण नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सही कारण है आपका पितृसत्तात्मक समाज, इसी के वजह से आपका जो जेंडर विभेद है उसका मुख्य कारण यहाँ पे माना जाता है। जेंडर विभेद का मुख्य कारण पितृसत्तात्मक समाज होता है, यानी कि हम यहाँ पे राज कर रहे हैं, फिर हमारा लड़का राज करेगा, हमारा धन खेत पात जो भी होगा ये हमारा लड़का लेगा, इस आधार पर यहाँ पे विभेद किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 2 नंबर का है, और 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरहित है। यानी कि इसमें से कौन सा जो साधन है सामाजिक नियंत्रण का वो जनरहित है। नमस्ते करना है, या फिर आपका अंतर्विवाह है, ठीक है, या फिर अंतःविवाह, या फिर आपका बहिर्विवाह, या फिर आपका एक विवाह। तो ये तीनों सही नहीं होंगे। नमस्ते करना ही आपका क्या हो जाता है, सामाजिक नियंत्रण का एक जनरहित साधन माना जाता है। तो नमस्ते करना आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही जाएगा। ठीक है, चलो भैया आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का, और 3rd नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने सभ्यता की चुनौती एवं प्रत्युत्तर, ठीक है, प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यानी कि सभ्यता के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन जो आपके दिए हैं, अर्नाल्ड टायनबी, या फिर आपका सोरेकिन PS दिया है, या फिर आपका आर्नगर WF दिया है, या फिर आपका पैरेटो P दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर जाएगा अर्नाल्ड टायनबी। ठीक है, कौन जाएगा आपका अर्नाल्ड टायनबी, इसके सही आंसर जाएगा। इनकी एक पुस्तक भी है, पुस्तक का क्या नाम है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री, द नहीं, ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री इनकी एक पुस्तक भी है। इसी में इन्होंने सारी बातें यहाँ पे की हैं, तो इस बात को यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो भी मतलब कि जहाँ जहाँ पे मनुष्य थे, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा लोग थे उनका प्रचार प्रसार हुआ, उस सभ्यता का यहाँ पे क्या हुआ, विकास हुआ, उसकी सब लोग उसके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी सभ्यता थी जैसे गंगा होगा, बोलगा नदी हो गया, इन सब भी सभ्यताएं थी इन सब पे, लेकिन उसका प्रसिद्ध यहाँ पे अच्छे से नहीं जाना जाता है। इनकी प्रसिद्धि उतनी नहीं है क्योंकि उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इंसान की वजह से एक तरह से हो सकता है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किसने सामाजिक गतिशीलता को 2 तरीके, सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि सामाजिक जो गतिशीलता है 2 प्रकार का होता है, आरोहण और आपका सामाजिक अधोगमन, और इसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शंस जो आपका यहाँ पे दिया है, PM ब्लाउ, SS मिलर, या फिर आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, अगला कौन सा दिया गया है, PS। ठीक है, यहाँ पे PA हो गया है, तो PM, ठीक है, PM सोरोकिन के द्वारा ये किया गया है, या फिर आपका SS लिपमेंट के द्वारा किया गया है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर जाएगा आपका PM सोरोकिन के द्वारा गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता को 2 भागों में बांटा गया है। एक को क्या कहते हैं, सोशल क्लाइंबिंग, और आपको क्या कहते हैं दूसरा, सोशल सेकिंग। क्लाइंबिंग का मतलब आरोहण हो जाता है यानी कि चढ़ना, और सामाजिक अधोगमन का मतलब क्या हो जाता है, सोशल सेकिंग हो जाता है। थोड़ा सा इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि सोशल, ठीक है, क्लाइंबिंग क्या होता है यानी कि आरोहण क्या होता है, और सामाजिक अधोगमन क्या होता है। अगर हम आरोहण की बात करें तो यहाँ पे क्या मतलब होता है, चढ़ना,
यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई अगर व्यक्ति है जो कि क्लर्क है, ठीक है, क्या है, कोई क्लर्क के पद पे कार्यरत है और उसका इतना बड़ा मतलब कि कुछ ऐसा काम करे, ठीक है, कि वो क्या बन जाए, शिक्षक बन जाए, ठीक है, क्या बन जाए, शिक्षक बन जाए, या फिर वो कोई कृषि का श्रमिक है और क्या बन जाए, बिजली का मिस्त्री बन जाए, या फिर वो भूमिहीन है और वो क्या बन जाए, भूमिपति बन जाए, यानी कि एक भी बीघा जमीन नहीं था उसके पास और इसमें हजारों बीघे उसके पास जमीन है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपका सामाजिक आरोहण, यानी कि गतिशीलता का एक प्रकार है सामाजिक आरोहण, उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और अगर बात किया जाए यहाँ पे सामाजिक अधोगमन का, तो सामाजिक अधोगमन का मतलब होता है नीचे गिरना, यानी कि आप प्रिंसिपल के पद पे हैं और आप आगे क्लर्क के पद पे, ठीक है, यानी कि स्कूल में आप प्रिंसिपल थे और आप आगे क्लर्क के पद पे, या फिर इस तरह से हो सकता है कि आप बिजली के मिस्त्री थे, आप आगे फिर कृषि श्रमिक के अंतर्गत, ठीक है, दरोगा थे और आपका गैर हाजिरी के कारण आपकी नौकरी सस्पेंड हो गई, तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक अधोगमन के अंतर्गत आता है। और इसकी गतिशीलता यानी कि सामाजिक गतिशीलता का जो बांटने का तरीका है आपके PM सोरोकिन के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपके वही प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है, यहाँ तक प्रश्न माना गया, ठीक है। जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, प्रसंस्कृतकरण या प्रसंस्कृतकरण कहलाता है, कारण नहीं होगा बेटा, करण होगा, ठीक है, या फिर प्रसारण कहलाता है, या फिर आपका सांस्कृतिक विनिमय कहलाता है, या फिर सांस्कृतिक आक्रमण कहलाता है। तो देखिए अगर कोई भी संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज में अगर फैल रही है तो उसको क्या कहते हैं, संस्कृति का प्रसारण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का, और 6 नंबर का यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया रोग में शरीर का तापमान यानी कि ज्वर हो जाता है, यानी कि आपका जो मलेरिया रोग है इसमें तापमान कितना जा सकता है, 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.98 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट, या फिर आपका 110 फ़ारेनहाइट। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका सही जाएगा डी वाला, 110 फ़ारेनहाइट आपका मलेरिया के समय आपका शरीर का तापमान हो सकता है। मलेरिया की बात किया जाए तो मलेरिया आपका एक प्रकार के परजीवी के द्वारा होता है। ये परजीवी कौन से होते हैं भैया, प्लाज्मोडियम होते हैं। कौन से होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं। प्लाज्मोडियम के हमने कई प्रकार बताए थे, जैसे प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओबेल। तो 4 प्रकार हमने यहाँ पे बताए थे। 4 में जो आपका इंपॉर्टेंट होता है प्लाज्मोडियम बाइबैक्स होता है, और एक आपका होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। क्या होता है भैया, एक आपका यहाँ पे होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो प्लाज्मोडियम जो बाइवैक्स है बच्चा, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स ज़्यादा व्याप्त है, यानी कि 95% अगर मलेरिया की बात करें, 95 ना कह के आप 75 ही कहिए, 75% मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के द्वारा होता है आपके भारत में, और फैल्सीफेरम आपका 25% के अंतर्गत आता है। फैल्सीफेरम थोड़ा सा खतरनाक होता है, ये आपके दिमाग वाला बुखार के रूप में भी काज करता है, और इसको हम काले पानी के बुखार के नाम से भी जानते हैं। फैल्सीफेरम खतरनाक होगा और प्लाज्मोडियम आपका हल्का सा होगा, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट हमने ये भी बताया था कि आपका जो मलेरिया होता है, मलेरिया में 3 प्रकार के लोग शामिल होते हैं। एक आपका हो जाता है पैथोजन, दूसरा आपका यहाँ पे हो जाता है वेक्टर, और तीसरा आपका हो जाता है होस्ट। पैथोजन उसको कहते हैं जो रोग को कॉज कर रहा होता है, जैसे प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, और वेक्टर वो होता है जो बीमारी को एक दूसरे से यानी कि पैथोजन से होस्ट तक ले जाता है, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर। और मलेरिया में जो आपका वेक्टर का काम करता है वो आपका मादा एनाफ्लीज होता है। क्या होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, इसी के द्वारा आपका मलेरिया काज होता है। और आपका जो आपका ये होस्ट होता है, होस्ट तो आपका यहाँ पे ह्यूमन होता है। क्या होता है, आपका ह्यूमन होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि प्राथमिक होस्ट कौन होता है और द्वितीयक होस्ट कौन होता है आपके मलेरिया परजीवी का, यानी कि प्लाज्मोडियम बाइवैक्स का। तो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स का जो प्राथमिक होस्ट होता है वो आपका क्या होता है, मादा एनाफ्लीज होता है, और दूसरा होस्ट जो होता है आपका ह्यूमन होता है। इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का, और 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है, यानी कि जो आपकी चेचक बीमारी है अगर एक बार किसी को हो गया है तो दोबारा नहीं होता है। एक मानता भी है, ऐसा कहते हैं कि जिसको एक बार माताजी निकल आती हैं दोबारा उसको माताजी नहीं निकलती हैं, और जीवन में किसी न किसी अवस्था में आपको छोटी माता निकलती हैं, ठीक है। तो ये बात मतलब कि परंपरा में चली आ रही है, लेकिन इसको ज़्यादा हम मानता नहीं देंगे, और आपका क्या सोचना है आप यहाँ पे अपने हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है। चेचक एक प्रकार का बीमारी होता है जो कि आपके एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है, हम इतना जानते हैं, सभी आप लोग भी यही जानिए। और चेचक जिस व्यक्ति को एक बार हो जाता है दोबारा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं।
प्राकृतिक प्रतीक्षा कारण हो सकता है, या फिर आपका कृत्रिम प्रतीक्षा कारण, या फिर आपका अर्जित प्रतीक्षा कारण, या फिर आपका निष्क्रिय प्रतीक्षा कारण। सभी प्रतीक्षा कारणों को बारे में सभी प्रतीक्षा कारण के बारे में हम समझाते हैं और फिर बताएंगे कि मलेरिया चेचक आपको दोबारा क्यों नहीं होता है। प्राकृतिक प्रतीक्षा कारण ऐसा होते हैं, ऐसा प्रतीक्षा होता है जो आपको जन्मजात मिल जाती है, यानी कि आप जब पैदा हुए उसी समय आपको वो प्रतीक्षा आ गई, वो आपके इम्यून सिस्टम आ गया, और जब भी आपके बॉडी में कोई बीमारी आएगी तो वो हमेशा आपका फाइट करेगा। कृत्रिम जो प्रतीक्षा होता है, कृत्रिम प्रतीक्षा क्या होता है कि जब भी आपको कोई बीमारी होती है और बीमारी के दौरान आप ठीक हो गए और ठीक होने के बाद एक वैक्सीन भी लगवा लिए, आप क्या लगवा लिए, आप वैक्सीन लगवा लिए, तो आपका क्या कहलाता है, कृत्रिम प्रतीक्षा कहलाता है। यानी कि आपको एंटीबॉडी बाहर से दी गई है या फिर कुछ ऐसा चीज़ दिया गया है आपको अंदर जिससे आपका जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करे और आपका एंटीबॉडी बन जाए, तो यह क्या कहलाता है, कृत्रिम प्रतीक्षा होता है। ठीक है। और अगर हम अर्जित प्रतीक्षा की बात करें, एक्वायर्ड प्रतीक्षा की बात करें, एक्वायर्ड इम्यून की बात करें, तो एक्वायर्ड इम्यून ऐसा इम्यून होता है जिसमें आप क्या करते हैं, एक बार आपको कोई बीमारी हो गई और बीमारी होने के दौरान आपका जो बॉडी था अच्छे तरीके से आपके बॉडी में एंटीजन बना लिया है, और वही एंटीजन आपका हमेशा काम करेगा, जब भी वो दोबारा बीमारी आएगा उसको वो मार गिराएगा। तो उसको क्या कहते हैं, अर्जित प्रतीक्षा कारण। तो हमने क्या कहा कि चेचक का हमने कोई टीकाकरण नहीं लिया और एक बार हमको हो गया दोबारा हमको नहीं हो गया, तो यही आपका सही जाएगा, वो आपके अर्जित प्रतीक्षा के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। निष्क्रिय प्रतीक्षा कुछ एक प्रकार का अलग होता है जिसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो निष्क्रिय रूप में रहता है और कभी भी ये आपका एक्टिव होगा जब आपको बीमारी यहाँ पे आएगा। ठीक है। या इस तरह से भी कह सकते हो कभी कोई निष्क्रिय चीज़ें डेड के रूप में लगाई जाती हैं। ठीक है। जैसे पोलियो वायरस हो गया, ठीक है, इसको डेड करके लगाया गया, कोरोना का वैक्सीन लगाया गया, तो आपका निष्क्रिय प्रतीक्षा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का, और 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में दी गई है। यानी कि अगर आप दहेज संबंधी कोई नियम बना रहे हैं तो आपकी वो किस धारा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शंस जो हमारे हैं धारा 9 है, धारा 10, धारा 11 और धारा 13 दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका धारा 10 जाएगा और आपका 1971। ठीक है। कौन सा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, एक बार लिख देते हैं आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, दहेज प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध अधिनियम 1961 के द्वारा धारा नंबर 10 को यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, जो कि सरकार इसके नियम पे कानून बना सकती है। ठीक है, इसके लिए कानून बना सकती है। ठीक है। बच्चे बहुत दिन हो गया है लाइव क्लास लगातार लेते रहे हैं, उसके बाद में वीडियो को ऐसी तरह से अपलोड करना पड़ रहा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा, 1-2 दिन आदत फिर पड़ेगी तो फिर से वही चीज़ हो जाएगा। ठीक है। लाइव क्लास लो तो आपको सामने रूबरू रहते हैं और आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो इस तरह से पढ़ाई होती रहती है। और यहाँ पे जब आप ऑफलाइन मोड में वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपको रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है, जिसमें आप अकेले होते हैं, कोई कुछ नहीं होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे होता रहता है कि थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है। चलिए 9 नंबर पे आ जाओ। अंतर पीढ़ी संग्रह के परिमाण हैं। ठीक है। अंतर पीढ़ी संग्रह के परिणाम कौन कौन से हैं, पारिवारिक विखंडन, व्यक्तित्व विखंडन होगा, या फिर आपका शारीरिक एवं मानसिक विकार में वृद्धि होगी, या फिर आपका उपयुक्त सभी होगा। तो ये आपको आंसर बताना है कि इसका सही अंतर क्या होगा। तो अंतर पीढ़ी जो संघर्ष होता है, ठीक है, क्या होता है, अंतर पीढ़ी संघर्ष जो होता है, ये आपका क्या सही जाएगा, ये आपका डी, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें हो सकता है। ठीक है। ये संग्रह नहीं होता बेटा, संघर्ष होता है। ठीक है, संघर्ष, अंतर पीढ़ी संघर्ष के परिमाण हैं। ठीक है। विखंडन भी हो जाएगा आपका, परिवार व्यक्तित्व में भी विखंडन होगा, आपका मानसिक विकार आपको हो सकता है। तो आपका जो सही आंसर जाएगा आपका उपयुक्त सभी वाला जाएगा। ठीक है। चलिए 10 नंबर पे आ जाते हैं बच्चे। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश कितने प्रतिशत गरीबी है। यानी कि आपका जो नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीब सूचकांक दिया गया है 2021 में, इसमें उत्तर प्रदेश कितने प्रतिशत पे है। ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है 42.16, 39.19, 37.79 और 35.79। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका कौन सा जाएगा, आपका सही आंसर यहाँ पे आपका जाने वाला है 37.79। यहाँ पे प्रतिशतता बताई गई थी उत्तर प्रदेश के गरीबी की। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गरीबी की प्रतिशतता 37.79% है, ये आप लोग ध्यान रखना। और अगर हम नंबरिंग की बात करें, राज्य की नंबरिंग पे, तो उत्तर प्रदेश आपका किस नंबर पे है, 3 नंबर पे है। ठीक है। कितने नंबर पे है बच्चे, 3 नंबर पे है इस, ठीक है, इस सूचकांक में। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 11 नंबर का। ठीक है, ये पूछ रहा है कि झगड़ा सुलझाने का नियम अच्छा कौन सा है, बताइए। ठीक है, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। हावी हो जाओ किसी पर, ये इस तरह से सुलझ जाएगा, या फिर स्वयं को प्रस्तुत कर दोगे तो मतलब कि झगड़ा सुलझ जाएगा।
या वार्ता करके या फिर आपका समझौता करके। तो देखिए जो सही आंसर जाएगा आपका समझौता करके आप क्या कर सकते हैं, अपने लड़ाई झगड़े को समझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं। तो ये आपका किसके द्वारा होगा, समझौता के द्वारा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का बच्चे, और 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक क्या है। ठीक है, सामुदायिक क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, पुरुष धन होता है, स्त्री धन होता है, पुत्र धन होता है। तो जो आपका सामुदायिक होता है आपका स्त्री धन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा, इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामुदायिक धन कौन सी धन होती है, स्त्री का धन होता है। ठीक है बच्चे, चलो आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का, और 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के एक साथी ढूंढना होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि एक ऐसा नियम जिसमें आप क्या करेंगे, अपनी जो शादी करेंगे वो अपने ही समुदाय के साथ करेंगे। तो इस प्रकार का जो शादी होता है इसको क्या कहते हैं, एक्सोगैमी, गोत्र एक्सोगैमी, एंडोगैमी, या फिर आपका संपीड़ित एक्सोगैमी। तो देखिए इसका जो सही आंसर यहाँ पे आपका जाएगा, क्या जाएगा, इंडोगैमी जाएगा। क्या जाएगा आपका, इंडोगैमी विवाह जाएगा। जब आप अपने ही समुदाय के लोगों से शादी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंडोगैमी शादी के नाम से जानते हैं, इंडोगैमी नियम के नाम से जानते हैं। एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, एक विकल्प आ जाता है कि विवाह है, तो विवाह एक प्रकार का क्या है, सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, क्या है आपका, सामाजिक संस्था। ठीक है, यहाँ पे सामाजिक संस्था भी कह सकते हो, क्या एक प्रकार का सामाजिक संस्था है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका यहाँ पे सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है, और 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भौतिक सामाजिक आत्म संगठन को और प्राप्त को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर कि कौन से यहाँ पे हैं जो आवश्यकताओं के वर्गीकरण के अंतर्गत भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को शामिल किया है, यही चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो आपके प्रोफेसर W.I. टॉमस द्वारा, प्रो एली द्वारा, या फिर आपका प्रो डेनियल और आपके प्रो डेनियल तथा प्रेस कोट। ठीक है, यहाँ पे प्रेस कोट हो जाएगा, सही से लिख लेना, प्रेस कोट के द्वारा, या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर जाएगा आपका कौन सा, प्रेस कोट द्वारा। ठीक है, यानी कि प्रोफेसर डेनियल और प्रेस कोट के द्वारा क्या बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है कि आवश्यकताओं के वर्गीकरण के अंतर्गत भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को शामिल किया गया है। ठीक है, अपने हिसाब से ये बांटा गया है। ये आपके क्या थे, एक प्रकार के मनोशास्त्री थे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है 15 नंबर का, और 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, 15 नंबर का यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि डाट को बालक को पहला, ठीक है, पहला ढालने वाला डाट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, सोशल मीडिया किसी बच्चे को ढाल सकती है, या फिर आपका यहाँ पे, ठीक है, जल के द्वारा, या फिर आपका परिवार के द्वारा, या फिर आपका यहाँ पे रेत के द्वारा। ये आपका जो मोल्डर लिखा हुआ है, ठीक है, मोल्डर ध्यान रखना। ठीक है, मोल्ड कर सकते हैं, इसको कहते हैं जैसे मोल्डर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बालक को ढालने वाला जो आपका मोल्डर होता है वो आपका क्या होता है, परिवार होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक है, इसको एक कारखाना भी कहा गया, फिर आधुनिक हो परिवार ही कारखाना है। ठीक है, यानी किसी बच्चे के लिए जो बालक है उसका जो परिवार है वही उसका कारखाना होता है, उसी से उसका जो आगे का निर्माण होता है, उसी के व्यक्ति का यहाँ पे निर्माण होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। परिवार क्या है, एक प्रकार का सार्वभौमिक संस्था है। परिवार क्या होता है, सार्वभौमिक संस्था होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। विवाह एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, विवाह एक प्रकार का सामाजिक संस्था है, और आपका परिवार क्या है, एक प्रकार का सार्वभौमिक संस्था है। इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, चलो 16 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, 16 नंबर का कह रहा है कि डाट एक परिवार का आरंभिक उपचरण है। इसमें से कौन सा परिवार का एक आरंभिक उपचरण है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन से हमारा है सेवानिवृत्त, या फिर आपका विस्तारक चरण, वित्तीय, ठीक है, वित्तीय प्रतिलाभ, या फिर आपका परिष्ठान की अवधि। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे जाएगा विस्तारक चरण। आपका क्या होता है, परिवार का आरंभिक उपकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, आपका बी वाला सही जाएगा। इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है, और 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। यानी कि थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा, या फिर यह भी कह सकते हो कि कौन सा यहाँ पे जो आपका विटामिन है वो आपके कैल्शियम को सक्रिय करता है। विटामिन B1 है, या फिर आपका विटामिन K है, विटामिन C है, या फिर आपका विटामिन D है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका क्या जाएगा, K वाला जाएगा। विटामिन K आपका क्या करता है, आपके कैल्शियम को सक्रिय करता है, जिससे आपका यहाँ पे क्या बनता है, थक्का बनता है। ठीक है, आपके जितने भी फैक्टर होते हैं, जितने भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर हैं, अगर क्लॉटिंग फैक्टर में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो आपका थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, 11-12 जो भी क्लॉटिंग फैक्टर आपके काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अगर इसमें बीच में कोई भी गड़बड़ी हुआ
तो आपका जो क्लॉट है वो आपके ब्लड का नहीं हो पाएगा। इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बात किया जाए कि किससे कौन सा रोग हो सकता है, तो विटामिन B1 से कौन सा रोग होगा, तो आपका बेरी बेरी रोग हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, विटामिन B1 से आपका बेरी बेरी। विटामिन की किसी कैसी बात किया जाए तो थक्का नहीं बनता है, तो आपको सभी को पता चल गया होगा कि विटामिन के की कमी से क्या नहीं बनता है, आपका थक्का बनने में कमी हो जाता है। और अगर बात किया जाए यहाँ पे विटामिन सी की, तो विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन की डी से कौन सा कमी हो जाएगा, आपका विटामिन डी की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या नहीं होगा, रिकेटस हो जाएगा, ठीक है। होगा नहीं हो, क्या नहीं होगा, होगा, ठीक है, रिकेटस हो जाएगा। और आपका ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस बुजुर्गों में, और जो रिकेटस होता है आपके बच्चों में होता है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा विटामिन मान लिया जाए, यहाँ पे विटामिन ए की बात कर लिया जाए तो सभी को पता है रतौंधी होगा। क्या होगा बच्चे, रतौंधी से हो जाएगा। और अगर बात किया जाए विटामिन ई की कमी से, तो क्या होगा, आपका जनन शक्ति में कमी, ठीक है। जनन शक्ति में कमी ये आपके मेल और फीमेल दोनों में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का, और 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि माँ द्वारा महसूस की गई सक्रिय भ्रूण गतिविधि है, यानी कि माँ के द्वारा महसूस की गई सक्रिय भ्रूण गतिविधि को क्या कहते हैं, नरम, बेलोटमेंट, या फिर आपका स्पंदन, या फिर आपका लाइटलिंग। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे जाएगा आपका स्पंदन सही जाएगा, क्योंकि माँ के द्वारा महसूस की गई प्रथम सक्रिय भ्रूण गतिविधि क्या कहलाता है, आपका स्पंदन कहलाता है। और अगर हम बात करें गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, तो गर्भावस्था की सबसे प्रथम स्टेप यही हो सकता है कि आप मान सकते हैं कि जो है माँ क्या हो गई है, प्रेग्नेंट मतलब हो गई है, ठीक है। ये सबसे प्रथम आपका यहाँ पे क्या होता है, अवस्था होता है, ठीक है, स्पंदन, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 19 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि प्रसूता अवस्था के दौरान यौन स्राव को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके दिए हैं फ्लेम, एक्सुडेटस, या फिर आपका लाइच, या फिर आपका पस डिस्चार्ज। ये आपको बताना है, ठीक है। प्रसूता अवस्था यानी कि आपको उसको पोस्ट्रियम स्टेज भी कहते हैं। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, जब उस द्रव का स्राव होता है, ठीक है। तो इस जो आपका द्रव का स्राव होता है इसके दौरान आपका क्या होता है, ठीक है। इसके दौरान आपको यहाँ पे लाइच, ठीक है, लाइच यहाँ पे स्रावित होता है, इसको लाइच नाम देते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है, लाचिया भी कहते हैं, ठीक है। लाइच ना करके आप लाचिया कहिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लाचिया कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के, ठीक है, यानी कि बच्चा जब हो जाता है उसके 10 दिन तक भी आपका ये स्रावित होता रहता है, ठीक है। 10 दिन तक आपका ये स्रावित होता रहता है, ब्लड के साथ ये आपका आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और आपका जो ब्लड का कलर हो जाता है, ये ब्लड कलर जो होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। नॉर्मल से क्या हो जाता है, थोड़ा सा डार्क होता है उस समय, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो प्रसूता अवस्था के दौरान जो आपका यौन स्राव होता है उसको क्या कहते हैं, लाचिया कहते हैं। ये आपके ब्लड के द्वारा मिक्सिंग होकर आता है, और आपके जो ब्लड का कलर होता है ये आपका थोड़ा सा डार्क होता है उस समय, ठीक है। इतना ही ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है, और 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के अलावा अन्य सभी प्रसव प्रेरणा के विरोधी हैं। इसमें बताना है कि कौन से एक को छोड़ के प्रसव प्रेरणा के सभी विरोधी हैं। समय से पहले झिल्ली का टूटना, प्लेसेंटा प्रोविया, ठीक है, सेफालो प्लेविक डिस्प्रोपोरसन, ठीक है, डिस्प्रोपोरसन, या फिर आपका कार्ड प्रोलैप्स। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे आपका जाएगा ए वाला, समय से पहले झिल्ली का टूटना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 21 नंबर का है। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान उल्टी का गंभीर प्रकार जो माँ के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है, यह क्या कहा जाता है। यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो आपका उल्टी पल्टी होता है तो ये आपके माँ पे असर डालता है, ज़्यादा असर डालता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एमेसिस ग्रेविडेरम, या फिर आपका सुबह की बीमारी, कोरिया ग्रेविडेरम, या फिर आपका हाइपरमोसिस ग्रेविडेरम। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बेटा, ठीक है, ये आपका हाइपरमोसिस ग्रेविडेरम जाएगा। उल्टी या फिर गंभीर प्रकार का जो भी मतलब कि होता है, ठीक है, उल्टी आना, वो आपके माँ के लिए हानिकारक भी होता है, और इसको क्या कहते हैं, हाइपरमोसिस, ठीक है, ग्रेविडेरम, ठीक है। ध्यान रखना ये पॉइंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के प्रश्न आपके गर्भावस्था वाले, तो ध्यान रखना एक बार, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 22 नंबर का है, और 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार BCG वैक्सीन बच्चों को कब दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान BCG का वैक्सीन आपको कब दिया जाना है, ये आपको बताना है। जन्म के समय, 6 माह की आयु में, या फिर आपका 1 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में। तो देखिए BCG का जो टीकाकरण होता है ये जन्म के समय ही दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, आपका ए वाला सही जाएगा, जन्म के समय, ठीक है। BCG का जो टीका लगाया जाता है आपके TB के लिए लगाया जाता है। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कौन सा टीका कब लगाया जाता है।
तो आपका BCG और OPB, यानी कि OPB मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, OPB मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। ये आपका कब लगाया जाएगा, जन्म के समय लगाया जाएगा। और किसके लिए लगाया जाता है, तो आपका TB के लिए लगाया जाता है और आपका पोलियो के लिए लगाया जाता है। किसके लिए, TB के लिए और पोलियो के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक दिया जाता है 6 महीने की आयु में BCG और DPT। क्या दिया जाता है आपको, BCG दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में DPT दिया जाएगा, ठीक है, डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस और आपका BCG। तो BCG और डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस ये आपका फिर 6 महीने पे दिया जाएगा। तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि TB और किसके लिए, TB के लिए दिया जाएगा, ठीक है, और साथ में आपका DPT 3 हो जाता है ना, ठीक है, डिप्थीरिया बीमारी, परट्यूसिस और आपका यहाँ पे कौन सा, टिटनेस, तीनों के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और उसके बाद में कौन सा आता है, ठीक है, तो उसके बाद में कौन सा समय हो जाएगा भाई, समय आपका हो जाएगा 1 वर्ष में कौन सा दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में आपका क्या दिया जाएगा, 1 वर्ष में आपको फिर BCG, DPT और हेपेटाइटिस, BCG, ठीक है, BCG, DPT और आपका हेपेटाइटिस, ये आपका 1 साल में दिया जाएगा, ठीक है। TB, पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद में 10 वर्ष में जो दिया जाता है उसको देख लीजिए। 10 वर्ष में क्या दिया जाता है, बूस्टर भी दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, TT दिया जाता है आपका, TT, ठीक है, DT दिया जाता है, सॉरी DT, ठीक है, DT दिया जाता है। फिर आपके TT की खुराक भी दी जाती है यहाँ पे, ठीक है, 1 माह के अंतराल पर दोनों दिया जाता है, DT और आपका TT, ठीक है, 10 साल की उम्र में, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। चलो आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। BCG और आपका पोलियो का जन्म के समय दिया जाएगा, BCG और DPT आपका कब दिया जाएगा, 6 महीने पे दिया जाएगा। और उसके बाद में फिर पोलियो का और इन्फ्लुएंजा का भी दिया जाता है इसी समय, किसमें, 6 महीने में, ठीक है, ध्यान रखना, पोलियो और इन्फ्लुएंजा का इसी समय दिया जाएगा। और BCG, DPT, हेपेटाइटिस आपका 1 वर्ष पे दिया जाता है। और DT और आपका TT का खुराक जो है, ठीक है, 1 महीने के अंतराल पे जो दिया जाता है 10 वर्ष की उम्र में दिया जाता है, ठीक है। चलो अब यह 23 नंबर पे, 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि शुक्र जनन नलिका डाट में उपस्थित होता है। शुक्र जनन नलिका डाट में उपस्थित होता है। तो आपको बताना है कि शुक्र जनन नलिका कहाँ पे उपस्थित होता है, शुक्र वाहिनी में या फिर आपका वृषण में, शुक्राणु पुड़िका में या फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो इसका सही आंसर आपका जाएगा, ठीक है, कौन सा, वृषण में स्थित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही जाएगा बी वाला, किसमें, टेस्टिस में यह आपका स्थित होता है। तो आपका यहाँ पे कौन सा सही जाएगा, आपका बी वाला इसका आंसर सही जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, 24 नंबर का है, चेचक किस वायरस के कारण होता है, ठीक है, चेचक किस वायरस के कारण होता है, वेस्ट नाइल के द्वारा या फिर आपका बेरीसेला के द्वारा, हर्पस सिम्प्लेक्स के द्वारा, राइबो, ठीक है, राइनो वायरस के द्वारा, राइबो नहीं, राइनो वायरस के द्वारा। तो सही आंसर जो आपका चेचक का जाएगा, बेरीसेला वायरस के द्वारा आपका क्या होता है, चेचक बीमारी हो जाता है। किसके द्वारा, आपका यहाँ पे बेरीसेला के द्वारा आपको चेचक बीमारी हो जाती है। इसमें होता क्या है, बुखार होगा, पीड़ा होगी, जलन होगी, ठीक है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ठीक है, तो इनमें पीड़ा भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है। तो ये आपको लक्षण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे ये फैलता कैसे है, तो आपका छींकने से, खांसने से, यानी कि हवा के माध्यम से आपका क्या होता है, फैलता है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 25 नंबर का है और 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु के द्वारा होता है, इसे कहा जाता है, ठीक है। यानी कि डेंगू बुखार आपका यहाँ पे, ठीक है, उष्णकटिबंधीय रोग होता है, यानी कि ये आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसको हम डेंगू वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, रेमिटेंट बुखार, ठीक है, या फिर कहेंगे इसको साधारण, ठीक है, जिसको कहते हैं कोरिडियन, ठीक है, साधारण बुखार कहेंगे, या फिर आपका हड्डी तोड़ बुखार कहेंगे, या फिर आपका पेलेवेस्टिन बुखार कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं, या फिर इसको डेंगू बुखार के नाम से जानते हैं, ठीक है। डेंगू बुखार कहिएगा या फिर आपको कहिएगा हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। एडीज मच्छर होता है, उसके कारण यहाँ पे एडीज एजिप्टी, ठीक है, एडीज एजिप्टी एक प्रकार का मच्छर होता है, उसके द्वारा यहाँ पे आपका होता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो टोटल यहाँ पे हम लोग 25 प्रश्न को सॉल्व किए हैं और सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं समझ में आया है, डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और साथ में जब आपका क्विज कराया जाएगा तब भी वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्विज कराने के बाद 10-15 मिनट आपका ग्रुप ओपन होता है, तो वहाँ पे अपने जो डाउट हैं उसको यहाँ पे पूछ सकते हैं। उम्मीद है सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और अगर कोई भी गलतियाँ रह गई हैं, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि हम बताएं कि कई दिन से आपकी जो लाइव क्लास है वो चल रही थी, उसके बाद में डायरेक्ट ऑफलाइन मोड में आना थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना, 1-2 दिन में फ्लो सही हो जाएगा, फिर सब कुछ मस्त चलेगा। चलिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।